हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑफिस प्रोसीजर का पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना दिया है। आप उसको मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 41 में है प्रोसीजर ऑफ फॉर ड्राफ्टिंग। प्रोसीजर ऑफ फॉर ड्राफ्टिंग क्या होता है, मतलब कि ड्राफ्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर इन स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस। मतलब कोई ऐसा केसेस है जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कोई फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए लीव से रिलेटेड है, या चाइल्ड केयर अलाउंस से रिलेटेड है, या कोई बिल ऐसा है जो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कोई फॉर्मेट है। जैसे एलटीसी क्लेम करने के लिए, टीए बिल के लिए, इसके लिए क्या होते हैं, हमें ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए ऑलरेडी फॉर्मेट होता है और उसी पे हम अपना बिल भर के सबमिट कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो रूटीन केसेस हैं उनके लिए हमें ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ड्राफ्टिंग है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ड्राफ्टिंग में क्या है, ए ड्राफ्ट शैल बी क्लियर एंड कंसाइज। मतलब कि एक ड्राफ्ट जो होना चाहिए, जिन केसेस में ड्राफ्ट बनता है वो कैसा ड्राफ्ट होना चाहिए, उन केस मतलब उस केस के लिए ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए। ड्राफ्ट होना चाहिए क्लियर, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। दूसरा चीज़ है ड्राफ्ट, जब हम कोई मतलब ऐसा कोई ड्राफ्ट है जिन पे ऑर्डर 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं और उसके लिए फ़ाइल एक ही है, तो उस पे फ़ाइल नंबरिंग कैसे करेंगे हम। उसके लिए फ़ाइल नंबरिंग इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे। ये जो दी गई है यहाँ पे ऐसे इस तरह से फ़ाइल नंबरिंग करेंगे हम, इस तरह से। इसमें क्या है कि अगर पहला ऑर्डर है तो ये हो जाएगा, दूसरा ऑर्डर है तो 5 ब्रैकेट में 2 कर देंगे। बाकी फाइल सेम है तो सेम रहेगा। इसमें 2001 की डेट दी है तो 2025 चल रहा है अभी, तो इस हिसाब से अपने हिसाब से डेट मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें। फाइनल में जब ये ड्राफ्ट ऑफिसर के पास जाता है और ऑफिसर के उस पर क्या क्या मतलब रिमार्क्स देने के बाद ऑफिसर के नाम होना चाहिए, उस पर डेजिग्नेशन होनी चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, फैक्स नंबर एंड ईमेल इफ़ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है तो ईमेल भी कर सकता है। ये सब करने के बाद अपनी साइन करेगा ऑफिसर और वो ऑर्डर पास हो जाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 43। इसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्या होता है कि यदि कोई ऑर्डर प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होता है, इसका मैटर में यही है, इसका कंक्लूजन कि यदि कोई ऑर्डर मतलब ऐसा कोई ऑर्डर है जो प्रेसिडेंट के नाम पे इशू होता है तो उस पर एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर ही साइन करेगा। मतलब अंडर सेक्रेटरी कौन होता है, ब्रांच का हेड होता है। जैसे में ब्रांच का जो हेड होगा वो अंडर सेक्रेटरी लेवल का होगा। उसके नीचे कौन होगा, सेक्शन ऑफिसर होगा। सेक्शन ऑफिसर इस पर साइन नहीं कर सकता है। एटलीस्ट उससे क्या होना चाहिए, अंडर सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए, अंडर सेक्रेटरी होना चाहिए उसकी रैंक। इसमें ये इतना काफ़ी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू ऑफिसर बाय नेम। ऐसा कोई ड्राफ्ट है जो हम बाय नेम बनाते हैं, क्या हम उसको बाय नेम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कोई भी ऐसा ड्राफ्ट बाय नेम नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट सम केसेस। मतलब जैसे कोई क्लासिफाइड नेचर का केस है, कोई ड्राफ्ट है जिसके जो नेचर है वो क्लासिफाइड है, तो उस केसेस में हम बाय नेम बना सकते हैं क्योंकि ऑफिसर कंसर्न के नाम पे होगा। दूसरा क्या होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बाय नेम हम ड्राफ्ट बना सकते हैं। और भी ऐसे जैसे कुछ अर्जेंट केसेस हुए, स्पेशल मैटर हुआ, या फिर पर्सनल अटेंशन किसी चीज़ के लिए चाहिए होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, एड्रेसिंग बाय नेम कर सकते हैं। अदरवाइज इन इसके अलावा जो अदर केसेस है उस पर हम क्या करेंगे, बाय नेम किसी ऑफिसर के नेम पे हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो है कि फाइल नंबरिंग सिस्टम। फाइल नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, जो भी ड्राफ्ट हम बनाते हैं या जो भी ड्राफ्ट करते हैं उसका एक यूनिक नंबर होता है। तो उस यूनिक नंबर को देने के लिए दो तरह के हमारे पास गवर्नमेंट्स में क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। नंबर एक जैसे हो गया क्या कि फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम होता है। तो इसके बारे में अभी देखते हैं फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम क्या है। फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी अदर ऐसे गवर्नमेंट्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है। नंबर एक तो ये पॉइंट रिमेंबर कर लेना इसको कि सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इसका यूज होने वाला ये फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके देख लेते हैं एक बार इसको।
दूसरा एक चीज़ कि ये क्या है, ब्रॉड फंक्शन को डिफाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ये किसको डिफाइन करता है, ब्रॉड फंक्शन को, सॉरी BROAD, ब्रॉड फंक्शन को डिफाइन करता है ये। अब इसके 4 सीक्वेंस हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, मेन फंक्शन, उसके बाद एक्टिविटीज़ है, उसके बाद एस्पेक्ट्स या ऑपरेशन है, उसके बाद फैक्टर है। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो HRM जो होगा यहाँ पे वो लिख दिया जाएगा, उसके बाद ऑब्लिक कर देंगे। एक्टिविटीज़ में वो क्या करेगा, किसी मान लीजिए उसके पेंशन से रिलेटेड कोई मैटर है या ऐसे कोई मैटर है जो उसके वेलफेयर से रिलेटेड है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कर देंगे, वेलफेयर लिख देंगे। ऑब्लिक फिर लगाएंगे, क्या करेंगे, एस्पेक्ट्स या ऑपरेशन। अब वेलफेयर में क्या एस्पेक्ट्स होते हैं या क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि उसका वेलफेयर में उसने कर दिया चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस CEA। उसके बाद फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर में आएगा कि हर एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। कि मान लीजिए अभी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, उसमें क्या ध्यान रखनी है कि चाइल्ड एजुकेशन एटलीस्ट कितना होना चाहिए या किस हिसाब से होना चाहिए, गवर्नमेंट के अभी एक्सपेंसेस कैसे हैं, गवर्नमेंट रूल्स क्या है, ये सब मतलब ये सब सारी चीज़ अदर डिपार्टमेंट्स में कितना अलाउंसेस हैं इनसे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो फैक्टर मतलब टू बी रिमेंबर क्या है कि जो फैक्टर में इससे रिलेटेड क्या चीज़ हमें करनी है वो चीज़ आती है। इसमें एस्पेक्ट्स किस पे डिपेंड होता है, इस पे एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होता है, और एक्टिविटीज़ किस पे बेस होती है, मेन फंक्शन पे बेस होती है। एक बार फिर मैं दूसरे एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। सपोज करिए कि मेन जो फंक्शन है वो HRM से है, सेम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है, तो ये क्या करेगा, रिक्रूटमेंट भी कर सकता है। इसने ऑब्लिक रिक्रूटमेंट कर दिया, रिक्रूटमेंट क्या होगी, एक्टिविटी हो गई। एस्पेक्ट्स क्या हो जाएगा रिक्रूटमेंट में, एस्पेक्ट्स हो जाएगा, मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं हम, नोटिफिकेशन इशू करते हैं, नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अब ऑपरेशन में क्या क्या करेंगे हम, इसके जो लास्ट होगा फैक्टर में क्या क्या करेंगे हम, और इसमें फैक्टर में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना है, इंटरव्यू कैसे लेना है, या फिर मतलब इसके लिए हमें रूल्स या पॉलिसीज़ क्या क्या हैं इन सब चीज़ों को कराने के लिए। तो रूल्स हो गया और पॉलिसीज़, ये किस में आ जाएगी, ये फैक्टर में आ जाएगी। इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ याद रखना कि मेन, एक्टिविटीज़, एस्पेक्ट और फैक्टर्स, या फिर माफ़ कर, ऐसे याद कर लेना माफ़ करके कि मेन, उसके बाद एक्टिविटीज़ आ जाएगी, एस्पेक्ट आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि फाइल नंबरिंग सिस्टम में कि सीक्वेंस में सबसे पहला सीक्वेंस कौन सा है, मेन का है। मेन फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, मेन फंक्शन जैसे ह्यूमन रिसोर्स या अदर कोई जो भी एस्पेक्ट्स मतलब इसमें आ जाते हैं, वो सारे क्या किस में आएंगे, मेन फंक्शन में आएंगे। उसके बाद इसी तरह आ जाता है कि फंक्शनल हेड के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है कि हेड को मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। 4 तरह के हेड होते हैं, जैसे 4 तरह के फंक्शन इसमें सीक्वेंस है, तो 4 तरह के हेड हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट होगा माफ में, अगर एम लेंगे तो एम से क्या हो जाएगा, मेन। मेन क्या हो जाएगा, बेसिक हेड हो जाएगा मेन, ये हो जाएगा बेसिक हेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्टिविटीज़ में आ जाएगा प्राइमरी हेड हो जाएगा, ये प्राइमरी। इसके बाद ये एक्टिविटीज़ हो जाएगी, सॉरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। उसके बाद एस्पेक्ट्स आ जाएगा किसमें, सेकेंडरी में आ जाएगा, सेकेंडरी आप देख लेना इसको सेकेंडरी में। और इसके बाद फैक्टर से लास्ट वाला किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा टर्सरी हेड में, टर्सरी हेड हो जाएगा। तो ये 4 हेड ऐसे हैं कि सबसे पहला जो माफ में, मान लीजिए ये जो शॉर्ट कोड है, ये माफ एम से मेन हो जाएगा, और मेन का क्या होगा, बेसिक हेड होगा। ए से एक्टिविटीज़ हो जाएगी, तो एक्टिविटी क्या होगी, प्राइमरी होगी। एस्पेक्ट्स जो होगा वो सेकेंडरी होगा, और फैक्टर से क्या होगा, टर्सरी हेड होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें प्राइमरी हेड कौन सा होगा, सेकेंडरी हेड कौन सा होगा, ये चीज़ें भी याद रखना। अब फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ होता है, नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें जैसे कोई मैटर रिलेटेड टू एस्टेब्लिश से है, या फाइनेंस से है, या बजट से है, अकाउंट से, ऑफिस, ऐसे चीज़ों से रिलेटेड है, तो वहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम का
इस्तेमाल होगा। जैसे अदर कोई ऐसे सप्लाइज एंड सर्विसेज हो गया, हाउस कीपिंग जॉब्स हो गए, हिंदी या विजिलेंस, पार्लियामेंट क्वेश्चन, इन सब चीज़ों पे क्या होता है कि फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रूटीन केसेस में भी इनका फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम का यूज हो जाता है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखना। इसमें क्या है कि पहले वाले में फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम में क्या था कि वो ब्रॉड फंक्शन पे बेस्ड था। ये क्या है कि ये ब्रॉड फंक्शन पे बेस्ड नहीं है। ये किस पे बेस होगा? ये होगा डिटेल्ड फंक्शन पे। किसी भी चीज़ की डिटेल हमें चाहिए होगी, उस पे बेस होगा। और ये क्या होगा, और इसमें क्या चीज़ें हैं याद रखने के लिए? हाँ, इसमें और एक दो पॉइंट है वो याद रखना कि ये क्या है कि मतलब रूटीन वर्क बनाने के लिए इनका इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये जैसे कोई बहुत बड़ी पॉलिसीज़ रिलेटेड मैटर हो गया, या मतलब ऐसे जैसे पॉलिसीज़ हो गई, या गवर्नमेंट्स के कोई ऐसा नोटिफिकेशन हुआ, उसके लिए ये यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने वुमेन हैरासमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनाई, तो उसमें इसका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड नंबरिंग सिस्टम का यूज होगा। और भी जैसे जो पॉलिसीज रिलेटेड मैटर होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा आपसे। ये पूछेगा कि रूटीन मैटर में कौन सा मतलब नंबरिंग सिस्टम यूज किया जा सकता है, पॉलिसीज मैटर में कौन सा नंबर यूज किया जा सकता है, इसके मतलब ये कौन सा फंक्शन होता है, इसमें ब्रॉड फंक्शन किस में होता है, सब्जेक्ट या फिर डिटेल्ड फंक्शन किस में होता है। तो ये इतना ही काफ़ी है इसको समझने के लिए। एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि जैसे ये है अभी इसके पहले वाला में क्या था, हमने हमने देखा था कि हमने लिख दिया HRM ऐसे करके ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे हो गया, फिर ऑब्लिक करके फिर रिक्रूटमेंट करा रहे थे, रिक्रूटमेंट हो गया। फिर हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, एस्पेक्ट्स वगैरह देख रहे थे। तो एस्पेक्ट्स में हो जाता था जो है नोटिफिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आते थे। इसके बाद लास्ट में आ जाता था क्या, फैक्टर आ जाता था लास्ट में। लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि इसमें दे दिया जैसे थ्री थ्री दे दिया, उसके बाद 1 दे दिया, इसके बाद 2008 ऐसे करके फिर SR दे दिया। SR आई थिंक SR इसमें रिप्रेजेंट करता है सेक्शन। और अगर मान लीजिए NR ऐसे होता तो नोटिफिकेशन रूल ऐसे करके लास्ट में NR। इसमें इसको याद रखने के लिए क्या है कि इसमें जो पहले के दो होंगे, पहले के दो मतलब जैसे जो फर्स्ट एंड फर्स्ट थ्री, जो पहला 1 2 और ये 3, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ये किससे सेपरेटेड होंगे? ये ये इस तरह के स्ट्रोक से सेपरेटेड होंगे, जिसको स्लैंट बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में। स्लैंट स्ट्रोक से सेपरेटेड होंगे। और लास्ट में इसके क्या होगा, एक हाइफन होगा, इस तरह से हाइफन होगा। और उसके बाद फिर जिसको रिप्रेजेंट करना है वो दिया रहेगा। जैसे सर्विस रिकॉर्ड रिप्रेजेंट है, या फिर मान लीजिए कि नोटिफिकेशन है, एन है, ऐसी चीज़ें दी हुई होंगी। ये भी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इसमें बस ये याद रखना कि दो तीन इसमें उसको जो 3 नंबर होते हैं उनको किससे सेपरेट करते हैं, हम दो स्लैंट स्ट्रोक से सेपरेट करते हैं। उसके बाद एक हाइफन आता है। इसके बाद आता है पार्ट फाइल। पार्ट फाइल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेन फाइल जो है वो कहीं साइन कराने गई है, या किसी अदर पॉलिसीज मैटर पर डिस्कशन चल रहा है, वो अभी जो डीलिंग हैंड है उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो उस पर क्या करेगा डीलिंग हैंड, उसके साथ ही कोई और रिसीट आ जाती है तो उस पर डीलिंग हैंड क्या करेगा, पार्ट फाइल बना देगा। पार्ट फाइल बनाएगा और जब तक उस पर मतलब पार्ट फाइल 1 पार्ट फाइल 2 ऐसे करके बनाता रहेगा। और उसमें नंबरिंग ऐसे देते रहेगा, पार्ट फाइल 1 ऑफ, पार्ट फाइल बी। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल गई है साइन कराने, इससे रिलेटेड एक और रिसीट आ गई है, तो इसमें बोल देगा पार्ट फाइल, ये इसका ए है और इसका बी है, तो यहाँ पे कर देगा पार्ट फाइल 1 ऑफ ए। ऐसे मान लीजिए इससे आगे रिलेटेड आ गई तो पार्ट फाइल 1 ऑफ बी आ गई, इसके बाद इससे और एक आ जाएगी तो पार्ट फाइल 2 ऑफ बी आ जाएगी, ऐसे करके आती रहेगी। बाद में जब इस पर डिस्कशन, इस पर ऑर्डर इशू हो जाता है तो ये क्या करते हैं, सारी मर्ज करके एक सिंगल जो मेन फाइल होती है वो बना देते हैं। इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ फाइल। मोमेंट ऑफ फाइल में क्या होता है कि
कोई भी फाइल है वो मूवमेंट करने से पहले इसमें क्या करते हैं, रजिस्टर में एंट्री करते हैं, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में है तो उसमें फ़ाइल ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जिससे हम पता कर पाएँ कि ये वाली जो फ़ाइल है वो कहाँ गई है। इसको मैं समझाने के लिए बताता हूँ। मान लीजिए एस्टेब्लिश से कोई फ़ाइल निकलती है, वो हायर कहीं जाती है साइन कराने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे एस्टेब्लिश में मान लीजिए कि ऐसे 3/1/2025/ सर्विस रिकॉर्ड से रिलेटेड है, ऐसे कर दिया। तो अब ये पे ये 3/1 नहीं है, मान लीजिए ये 21 है। तो क्योंकि एक में मान लो फर्स्ट फाइल होगी तो एक कर देते हैं, इसके बाद 21 है। और अब इस यहाँ से ये निकल के गई है तो आगे कहाँ जाएगी ये, आगे मान लीजिए ये चली गई आगे कहीं एसओ के पास, एसओ के जो डीलिंग वहाँ पे जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं या फिर अदर जो ऑफिसर्स हैं इनके पास गई है, तो ये यहाँ पे जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस करेगा वो यही नंबर डालेगा। अगर इनके पास आएगी तो कैसे पता चलेगा, उसके वो ये पूछेंगे कि क्या ये वाली फ़ाइल आई है यहाँ पे, तो वो एक रजिस्टर जो जो मेंटेन कर रहा होगा उसको देख के उसमें ये नंबर देख के बताएगा कि हाँ ये वाली फ़ाइल यहाँ पर पहुँच गई है या नहीं पहुँची है, या फिर अंडर सेक्रेटरी ब्रांच ऑफिसर के पास पहुँच गई है या नहीं। उसका भी पीए देखेगा ये वाली फ़ाइल, उसका जो डीलिंग हैंड होगा वो देखेगा ये वाली फ़ाइल यहाँ पे पहुँची या नहीं पहुँची। तो वो कैसे देखेगा, ये नंबर ट्रैकिंग नंबर है, ये चीज़ देख के बता देगा। सेम अगर वहाँ पे ये जो डिजिटली अगर फ़ाइल गई है तो उसमें क्या होगा, डिजिटली वो ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है, जहाँ जहाँ फ़ाइल पहुँचती है वहाँ वहाँ पे वो दिखाता रहता है कि अभी आपकी फ़ाइल यहाँ पे पहुँच गई है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और लास्ट में एक चैप्टर है वो सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। ये केवल चैप्टर के नाम देख लो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। चेक्स ऑन डिलेज, बस इतना ही है इसमें। ओके, थैंक यू। राम राम सभी को, जय हिंद।